आज हम अनुबंध की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अपने पाठ्यक्रम में है और पहला एक्ट अपन को इसी की स्टडी करनी है। तो सवाल ये उठता है, अनुबंध है क्या? देखिए, दो व्यक्तियों के बीच जो वैध करार होता है उस वैध करार को सामान्य भाषा में अपन अनुबंध कहते हैं। तो कुछ देखिए क्या है, डेफिनेशंस में आपको बता रहा हूं जो आपको ये स्पष्ट करेंगे अनुबंध होता क्या है। अनुबंध न्यायमूर्ति सालमन के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। मीन्स कि क्या, पक्षकारों के मध्य जो आपस में क्या है, जो भी पक्षकार से ए ने बी को माल बेचने का अनुबंध किया तो ए की ड्यूटी बनती है वो माल को डिलीवरी दे और बी की ड्यूटी बनती है वो उसका भुगतान करे। तो इसलिए यहाँ पर एक का माल देने का दायित्व है और दूसरे का भुगतान करने का दायित्व है। सर विलियम एंसन के अनुसार अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच किया गया ठहराव है जिसे राजनीति द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकार को दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये परिभाषा ये स्पष्ट करती है अनुबंध में कम से कम दो पक्षकारों का होना तो आवश्यक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये दोनों पक्षकार जब आपस में अनुबंध करते हैं तो एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ दायित्व उत्पन्न होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम जिसका अपने सिलेबस में पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो उसका सेक्शन 2H ये कहता है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनीति द्वारा प्रवर्तनीय है। एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। भारतीय अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनीति द्वारा प्रवर्तनीय है। मीन्स कि कोई ऐसा ठहराव जो राजनीति द्वारा प्रवर्तित नहीं होता वो अनुबंध नहीं बनेगा। तो अनुबंध बनने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले दो पक्षकारों में एक पक्षकार प्रस्ताव करे, दूसरा पक्षकार उसकी स्वीकृति दे, सहमति दे, और आपस में यदि विवाद हो जाए तो पीड़ित पक्षकार को यह अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त हो कि वह उसका न्यायालय द्वारा क्या करवा ले, प्रवर्तन करवा ले। तो इसलिए अनुबंध बराबर ठहराव प्लस राजनीति द्वारा प्रवर्तित। और ठहराव क्या होता है, यदि एक व्यक्ति प्रस्ताव करे दूसरा व्यक्ति उसकी स्वीकृति दे दे तो इट मीन्स दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वैध इट मीन्स एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अनुबंध वैध कब होगा, जब उसमें निम्न विशेषताएं होंगी। ये विशेषताएं बोले कि क्या है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानी जाती है। सबसे पहली विशेषता, एक या एक से अधिक पक्षकार, प्लरल की पार्टी। मीन्स मैंने बताया सपनों की दुनिया यहाँ नहीं चलती। जैसे बोले कि क्या है, मुंगरी लाल के असीम सपने आते थे ना, खुद ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता था और खुद ही बोले कि एक नौकर की भूमिका निभा लेता था। यहाँ सपनों की दुनिया नहीं चलती, यहाँ हकीकत की दुनिया चलती है। तो कम से कम बोले कि क्या है, दो पक्षकार तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा ऐसा हो सकता है बोले कि किसी के पास कोई पैतृक मकान हो, चार भाई उसको बेच रहे हो और खरीदने वाला एक हो सकता है, या बेचने वाला एक हो सकता है, खरीदने वाले चार हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों पक्षकार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक पक्षकार स्वयं से प्रस्ताव नहीं कर सकता और स्वयं स्वीकृति नहीं दे सकता। तो इट मीन्स प्रत्येक अनुबंध में कम से कम दो पक्षकार होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करने की इच्छा या उद्देश्य इस आशय से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव के संबंध में या तो स्वीकृति दे दे या विरत रहने का वचन दे दे, तब हम ये कहेंगे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा। तो इसलिए देखिए क्या है, ये जरूरी है अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखे और जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा है
मैंने आपको बताया प्रस्ताव सामान्य भी हो सकता है, प्रस्ताव विशिष्ट भी हो सकता है। सामान्य प्रस्ताव का अर्थ है ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए खुला है, और विशिष्ट प्रस्ताव का अर्थ है वो व्यक्ति विशेष के सामने ही रखा गया है। तो सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल वही व्यक्ति देगा जिसके सामने प्रस्ताव रखा है। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, प्रस्ताव में हमने क्या है, अब ऐसा हो सकता है समानांतर प्रस्ताव, अब ए ने बी के सामने रखा उसी समय, और उसी समय बी ने ए के सामने रखा। जैसे ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं घोड़ा 15,000 में बेचना चाहता हूँ, बी ने उसी समय प्रस्ताव रखा मैं घोड़ा 10,000 में खरीदने में तैयार हूँ, तो ये प्रस्ताव वैध नहीं है। ये मतलब क्या, समानांतर प्रस्ताव को मीन्स एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के सामने एक के समय में जब प्रस्ताव रख रहा है उसको अपन समान प्रस्ताव कहते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव वैध नहीं होते। और दूसरा एक बात और है, एक प्रस्ताव हो सकता है स्थानापन्न प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति ने जैसे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये में बेचने का अनुबंध किया, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं तो किसी 10,000 रुपये में खरीदने का आपको तैयार हूँ, तो इट मीन्स पहला प्रपोजल कैंसिल हो गया और दूसरे नए प्रस्ताव का जन्म हो गया। तो इसका अर्थ यह है स्थानापन्न प्रस्ताव भी प्रस्ताव नहीं होता और समानांतर प्रस्ताव को भी प्रस्ताव नहीं माना जाता। तो इट मीन्स लेकिन क्या प्रस्ताव जो होता है वो लेकिन क्या सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, देखिए मैंने आपको बताया जो प्रस्तावक और स्वीकर्ता होते हैं उनमें लेकिन क्या है, उनका जब भी प्रस्ताव तथा स्वीकृति आपस में कर रहे हैं उनका इंटेंशन टू मेक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अर्थात यदि कोई पक्षकार अपने दायित्व का पालन नहीं करे, मीन्स उसने जो वचन दिया है, मैंने आपको बताया प्रस्ताव और स्वीकृति में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को पूरा करने का वचन देता है, और जो व्यक्ति की क्या वचन को स्वीकार कर लेता है वो वचन ग्रहीता कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक दोस्त ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया, एक दोस्त मान लीजिए अपने हैप्पी बर्थडे मना रहा है, उसने अपनी क्लास के 10 बच्चों को खाने को बुलाया, कहा कि शाम को उस रेस्टोरेंट में पार्टी है, आपको आना है। उसमें से 6 दोस्त तो पहुंच गए, 4 दोस्त नहीं पहुंचे, तो इट मीन्स 4 व्यक्तियों को जो उसने खाने का ऑर्डर दिया था 500 रुपये प्लेट, 2,000 रुपये उसके वेस्ट किए, तो क्या वो दूसरे दिन अपने दोस्तों से 2,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है? लेकिन नहीं कर सकता। कारण क्या है, यहाँ पर जो पक्षकारों में एक पक्षकार ने जब प्रस्ताव किया मेरी बर्थडे मनाना है और दूसरे पक्षकार ने जब स्वीकृति दी, तो दोनों का उद्देश्य ये नहीं था कोई भी पक्षकार यदि अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। इट मीन्स इंटेंशन टू मेक लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ये जो ठहराव किए जाते हैं इनमें एक पक्षकार का उद्देश्य दूसरे पक्षकार से वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होने के कारण ऐसे ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते। हाँ, इसमें कोई पक्षकार यदि स्वेच्छा से अपने वचन का पालन करना चाहे तो न्यायालय में कोई रुकावट भी नहीं, न्यायालय में कोई बंधन नहीं। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए कि क्या है, हनुमान जी का भक्त है और वो रोज हनुमान जी के मंदिर जाता है, उसने पुजारी से कहा लेकिन मेरी तरफ से लेकिन क्या है 5100 रुपये का चंदा दिया, अब वो यदि राजी खुशी दे दे तो न्यायालय में कोई रुकावट नहीं, लेकिन यदि वो देने से मना कर दे तो पुजारी उससे वसूल करने का अधिकार भी नहीं रखता, क्योंकि ऐसे अनुबंधों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होती। दूसरा, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता मीन्स भारतीय अनुबंध अधिनियम में 1872 में ये बताया गया है कौन कौन सी पार्टी अनुबंध कर सकती है। देखिए सेक्शन 11 ये कहता है कोई भी पक्षकार जो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो तथा जिसे राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो, ऐसे सभी पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता